नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और नए सप्ताह में एक नया टॉपिक आज हम उठाएंगे और अगले 2 से 3 वीक में इस नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जुड़ी हुई 4 रचनाएं हमारे सिलेबस में भी है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हिंदी उपन्यास। क्या है? हिंदी उपन्यास। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। 4 उपन्यास आपके सिलेबस में है, गोदान, महाभोज, दिव्या और मेला आंचल। ठीक है, ये 4 उपन्यास भी हमारे सिलेबस में है और पेपर 1 भी हिंदी उपन्यासिक जो यात्रा है ये भी हमारे सिलेबस में है। पढ़ने का क्रम क्या होगा? वही होगा, शुरुआत के 3 दिन हम जो पेपर 1 वाला पार्ट है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो तैयार करेंगे और उसके बाद एक एक उपन्यास को तैयार हम करेंगे। व्याख्याएं भी देखेंगे इसी बीच में और प्रश्नोत्तर तो हम देखते ही हैं। ठीक है, तो आज से इसको शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ जुड़िए और जो शेड्यूल दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। आज के जो नोट्स होंगे ये उपन्यास के वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपने हिसाब से नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, वो टेलीग्राम ग्रुप पर आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, वहीं पर आपको ये शेड्यूल प्लस नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। और आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उपन्यास के तत्व, उपन्यास के बारे में थोड़ा सा, और उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध, और हिंदी का पहला उपन्यास। ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आज मैं थोड़ा हिंदी उपन्यास का जो विकास है उसका भी एक पक्ष यहाँ पर आज शुरू करूँगा और जो बचा हुआ होगा वो हम कल देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में परसों हम हिंदी के विशिष्ट उपन्यासकार जो हैं, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उन उपन्यासकारों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उपन्यास के तत्व से। देखिए, उपन्यास के जो तत्व वाला जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से सीधा सीधा नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो डायमेंशंस हैं इससे इस पे प्रश्न आते हैं किसी भी उपन्यास को लेकर। जैसे कथानक और वस्तु है तो उस पर गोदान का प्रश्न आ सकता है, चरित्र योजना पे गोदान से भी प्रश्न आ सकता है, महाभोज से भी आ सकता है, मेलांचल से भी आ सकता है और दिव्या से भी आ सकता है। भाषा शैली पे भी किसी भी उपन्यास से सवाल आ सकता है। तो इनकी बेसिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए इन उपन्यासों के तत्व को हम पढ़ेंगे। तो उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। पहला जो तत्व है वो है कथानक और कथा वस्तु। दूसरा जो माना गया है वो है उद्देश्य, उपन्यास का उद्देश्य, चरित्र योजना तीसरा, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है संवाद योजना और छठा है देश काल और वातावरण। क्या क्या हुआ? कथानक और कथा वस्तु पहला, उद्देश्य दूसरा, चरित्र योजना, भाषा शैली, संवाद योजना और देश काल और वातावरण। ये उपन्यास के 6 तत्व हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक एक करके एक एक तत्व को देखते हैं। पहला जो तत्व है वो है कथानक और कथा वस्तु। कथानक क्या होता है? कथानक एक समझ लीजिए कि उपन्यास का स्केल्टन आप समझते होंगे, ढांचा जो होता है, जैसे हड्डियों का जो हमारा शरीर का ढांचा होता है, वैसे ही उपन्यास का जो ढांचा है वो कहलाता है कथानक। वो ढांचा किससे मिलके बनेगा? घटनाओं, चरित्रों, वर्णन, पात्रों आदि को ये आपस में जोड़ता है। तो कथानक हो गया प्लॉट अंग्रेजी में शब्द है। जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आप पूछते हैं मूवी का प्लॉट क्या है ना? तो वैसे ही कथानक उपन्यास का घटनाओं इन सबको जोड़ने वाला जो होता है वो कथानक होता है। एक अच्छा कथानक कौन कहलाएगा? जिसमें अनुपात व गति क्या हो? उचित हो। ठीक है, मतलब जो घटनाएं हैं, घटनाओं की बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम घटनाएं भी नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह पर उपन्यास समाप्त हो गया, एक ही घटना पर केंद्रित हो गया। ऐसे ही चरित्र भी पर्याप्त होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए तो बहुत अधिक भी नहीं होने चाहिए। अच्छा कथानक क्या है? जिसकी गति भी क्या हो? उचित हो, मतलब बहुत तेज भी नहीं चल रहा हो, बहुत स्लो भी नहीं जा रहा हो कि बोरियत होने लग जाए। आप इसको समझ लीजिए मूवीज़ से। मूवीज़ कौन सी अच्छी होंगी? जिसमें ऐसे कोई 10-12 एक्टर होंगे, वो मूवी सफल नहीं होती हैं। गिने चुने एक्टर हों, एक्ट्रेस हो और उसमें
बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स नहीं दिखाए जाएं कि दिमाग ही ख़राब हो जाए, और बहुत तेज़ी से भी नहीं चलनी चाहिए मूवी, और बहुत स्लो भी नहीं चलनी चाहिए कि बोर हो जाएं। तो सेम उपन्यास के साथ चलेगा। संबंध निर्वाह भी यही है कि जो घटनाएं और जो चरित्रों का जो जुड़ाव दिखाया है उसको कितने अच्छे तरीके से जोड़ा गया है। ऐसे ही एक अच्छा कथानक वो होगा जिसमें कुछ तो क्या होंगी, मेन कथा चलेगी, एक है ना, मुख्य कथा चलेगी, और कुछ उससे जुड़ी हुई समानांतर कथाएं चलेंगी जिनको हम प्रासंगिक कथाएं, अवान्तर कथाएं कहते हैं। तो मुख्य कथा और आधिकारिक कथा, जो आधिकारिक कथा कह रहे हैं मुख्य कथा को, और जो प्रासंगिक कथा है, इनमें जुड़ाव होना चाहिए, और कभी भी प्रासंगिक कथा बहुत ज़्यादा स्थान नहीं लेनी चाहिए। पैरेलल प्लॉट छोटा होना चाहिए। दूसरा जो कथावस्तु है, कथावस्तु का मतलब है कि जो कहानी जो लिखी गई है वो कहाँ से लिखी गई है, उसका स्रोत क्या है। कल्पना करके भी कहानी लिखी जाती है, बिल्कुल इमेजनरी हो। इतिहास से चीज़ों को उठा के भी लिख सकते हो, समाज से उठा के कोई घटना से कहानी लिखी जा सकती है, या फिर इनका मिश्रण भी हो सकता है। कल्पना और इतिहास का मिश्रण भी कई उपन्यासों में आपको देखने को मिलेगा। कथा जो होनी चाहिए वो विश्वसनीय और प्रामाणिक कथा होनी चाहिए। तो ये तो था पहला डायमेंशन, कथा और कथानक और कथावस्तु। दूसरा जो डायमेंशन है वो है उद्देश्य। उपन्यास का उद्देश्य क्या है? तो उपन्यास का उद्देश्य का मतलब ये है कि जो उपन्यास लिखा जा रहा है, जो रचना लिखी जा रही है, उसका प्रयोजन क्या है, किस उद्देश्य के तहत, किस एम के तहत इसको लिखा जा रहा है। एक उद्देश्य हो सकता है कि मनोरंजन परक लिखा जाए ताकि अच्छे से अच्छा वो प्रसिद्ध हो, बिके, उसे धन उपलब्ध हो। एक हो सकता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बने, साहित्यिक प्रतिष्ठा बने, साहित्य की सामाजिकता बने, साहित्य का विकास और साहित्य को सम्मान मिले। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे ज़्यादा इज्जत इसी की होती है। या नैतिक मूल्य की स्थापना करना हो, उपदेशात्मक उपन्यास लिखना हो कि नैतिकता गिर गई हो समाज में और उस उपन्यास को पढ़कर व्यक्ति नैतिक हो जाए, ऐसे उद्देश्य से लिख सकते हैं। या फिर यथार्थ का वर्णन करने के लिए लिखा जा सकता है, जैसे गोदान जैसा उपन्यास है। तो ये अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं किसी रचना को लिखे जाने का। तीसरा जो डायमेंशन है वो है चरित्र योजना। चरित्र योजना क्या है? चरित्रों का जब कोई प्लॉट होगा, उस प्लॉट के तहत कथा बनेगी, कथा बनने के बाद उस कथा से कुछ भाव की अभिव्यक्ति होगी, तो उन भाव को अभिव्यक्त कराने के लिए आपको चरित्रों को गढ़ना पड़ेगा, आपको चरित्रों को बनाना पड़ेगा। इमेजिनरी पात्र आपको बनाने पड़ेंगे या फिर कोई ऐतिहासिक पात्र भी आप ले सकते हैं। तो जब वो चरित्र बनेंगे तो उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं से आप भाव का क्या होगा, संप्रेषण संभव हो सकेगा। जैसे गोदान में होरी का जो पात्र बना है वो कल्पना है, प्रेमचंद की कल्पना है, तो उन्होंने चरित्रों का ऐसा गठन किया है। चरित्र में स्वयं का प्रक्षेपण भी जो रचनाकार है वो कर देता है। जैसे गोदान जब हम पढ़ते हैं तो प्रेमचंद में कई बार जो मेहता के संवाद है उसमें प्रेमचंद का जो भाव है वो देखने को मिलता है। ऐसे लगता है कि प्रेमचंद खुद ही मेहता के रूप में मौजूद हैं। कई बार होरी को ऐसा कथन भी है कि होरी को उन्होंने हृदय दिया है और मेहता को अपना मस्तिष्क। तो ऐसे भाव अपना जो खुद का जो प्रक्षेपण है वो भी किसी पात्र के माध्यम से रचना का डालने की कोशिश करता है। जैसे दिव्या जो उपन्यास है हमारा, उसमें यशपाल मारिश के रूप में ऐसा लगता है कि यशपाल खुद मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गई चरित्र योजना। अब चरित्र योजना के और डायमेंशंस भी होंगे। चरित्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए, ना अधिक ना कम, ताकि उसका संबंध निर्वाह अच्छा हो सके। चरित्र सहज और स्वाभाविक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा काल्पनिक नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं लगे कि उससे जुड़ाव ही महसूस नहीं हो। उनके साथ तादाम्य बना सके, कौन पाठक बना सके, उन्हें अच्छे बुरे के संयोग के रूप में दिखाया जाए। ठीक है ना, और उन्हें कथानक में उनके महत्व के अनुसार ही स्थान दिया जाए। ठीक है, जैसे जो मुख्य पात्र होगा उनका स्थान ज़्यादा होगा, सहभागी पात्र थोड़े कम समय के लिए आएंगे, प्रेक्षक पात्र की एंट्री केवल जैसे गेस्ट अपीयरेंस टाइप का उनका होता है। ठीक है, और चरित्रों के बाह्य पक्ष के साथ साथ उनके आंतरिक मन का भी प्रक्षेपण या प्रेक्षण रचनाकार करे और उसको दिखाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और चरित्र का वर्णन शैली किस प्रकार की प्रयोग की गई है कि चरित्र एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, उससे चरित्रों का विकास हो रहा है, या लेखक खुद आकर चरित्रों की विशेषताएं बता रहा है। इस प्रकार बहुत सारी वर्णन शैलियाँ होती हैं, उसके आधार पर चरित्रों का वर्णन किया जाता है। चरित्रों पे भाई सवाल आते हैं परीक्षा में, तो आपको इसी स्किल्टन या इसी ढांचे में उत्तर को लिखना है। आपको डायमेंशंस मिल गए कि चरित्रों का गठन कैसे किया है, अपना प्रक्षेपण किया है कि नहीं, संख्या कैसी है। इन्हीं डायमेंशंस पे आपको पूरा उत्तर लिखना होगा अगर चरित्र योजना पे किसी भी उपन्यास का सवाल आता है तो।
ऐसे अगर भाषा शैली पर सवाल आता है तो भाषा शैली में कौन कौन से डायमेंशंस कवर होंगे कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, उस भाषा में शब्दावली का प्रयोग कैसा किया गया है, तत्समी है, तद्भवी है, देशज है, जैसे मैलांचल में देशज मिलेगी, तद्भवी मिलेगी, प्रेमचंद में हिंदुस्तानी भाषा मिलेगी, तत्समी आपको मिलेगी दिव्या में, ठीक है ना। तो इस प्रकार शब्दावली देखने को मिलेगी। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया, प्रतीक बिंब रूपक उपमान इनका प्रयोग किया गया है क्या, शैली कैसी है, व्यंग्य शैली है क्या, भाषा शैली में ध्वन्यात्मकता, नाद, सौंदर्य ये सब देखने को मिल रहे हैं क्या, मौन भाषा का प्रयोग हुआ है क्या, सूत्र शैली का प्रयोग हुआ है क्या, सूत्र वाक्यों का प्रयोग हुआ है क्या, ये सब डायमेंशंस आपको भाषा शैली में कवर करने होंगे, ठीक है। फिर है संवाद योजना। संवाद योजना का मतलब आपस में बात कैसे कर रहे हैं, चरित्रों से आपस में बातचीत हो रही है या लेखक चरित्रों से बात करवा रहा है, या और संवाद कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, चुस्त हैं कि नहीं है, गतिशील हैं कि नहीं है, क्या ये संवाद कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक हैं कि नहीं है। तो एक अच्छी संवाद योजना की विशेषताएं होती है जो ये है कि चरित्रों से सीधी बातचीत कराई जाए, आपस में ही चरित्रों की बातचीत कराई जाए, संवाद छोटे हों, चुस्त हों, गतिशील हों और कथानक को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करे, एक ये अच्छी संवाद योजना होगी। देशकाल वातावरण छठा डायमेंशन है। उसमें क्या है कि भाई किस परिस्थितियों में, किस देश में, मतलब कहाँ पे लिखी गई है। जैसे जैसे जो गोदान है वो अवध के क्षेत्र में लिखा गया है, तो डायरेक्टली आप बताएंगे नहीं कि अवध क्षेत्र में। लेखक क्या करेगा, रचनाकार क्या करेगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ेगा अपने रचना में जिससे पाठक को समझ में आ जाएगा कि ये उस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो देशकाल संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती हैं। तत्कालीन परिस्थितियों के माध्यम से भी वो चित्रित कराने का कोशिश करता है कि कब लिखी गई है। जैसे आज़ादी के पृष्ठभूमि में लिखी गई होगी तो कोई ऐसा घटना डाल देगा जिससे आज़ादी की बात चल रही हो, जैसे मैलांचल में देखने को मिलेगा आपको। और वातावरण से, वातावरण का मतलब है उस दौर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश कैसा है, उससे उस रचना का वातावरण तैयार होता है जो रचना में बताया जाता है, या उन परिस्थितियों को देख के आप अनुमान लगा पाते हैं। तो ये 6 डायमेंशन एक उपन्यास के, क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं इसलिए मैंने इसका ढांचा आपको बता दिया है। इनको याद रखिएगा और इनको तैयार करिए, और ऐसा प्रश्न आए तो इन डायमेंशंस पे फोकस कीजिएगा और बस उसमें फिट कर देना है किस उपन्यास का वो सवाल आया है, उसकी विशेषताएं लिख देनी है। ढांचा यही रहेगा उत्तर का। क्लियर है? तो पहला टॉपिक हमारा उपन्यास के तत्व। उपन्यास अगला टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, स्वयं पढ़ेंगे। आखिका में क्या अंतर है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए खुद पढ़ेंगे। अब जो मैं अगला टॉपिक करा रहा हूँ वो है उपन्यास और यथार्थवाद। तो देखिए नोट्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में बात की गई है कि उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध क्या है। तो देखिए उपन्यासों की यात्रा जो शुरू होती है वो 14वीं शताब्दी से शुरू होती है। 14वीं शताब्दी हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल पूरे हर किसी भाषा को अगर मिलाकर देखें तो 14वीं शताब्दी से हिंदी का जो उपन्यास का है वो उपन्यास का जो दौर है वो शुरू होता है। अब जो पुराने उपन्यास थे ना वो तो यार रोमांस से लिए हुए थे, या नोवास कहा जाता था उनको। रोमांस का मतलब क्या है, भावुकता, काल्पनिकता, रोमानियत भरी हुई थी ऐसे उपन्यासों में। और जो नोवास था वो था समय की वास्तविकताओं का यथार्थपरक वर्णन, जो आगे नोवास चल के क्या बना, नोवेल बना। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस समझने की बात है कि पहला जो शब्द था वो नोवास था, नोवास आगे चल के क्या बन गया, नोवेल बन गया। तो उपन्यास की अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही यथार्थपरक नहीं था। शुरुआत में वो कैसा था, रोमानियत से लिया हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे किस टाइप के उपन्यास शुरू में थे तो वो भी हम देखेंगे। तो मतलब शुरुआत से यथार्थपरकता उसके साथ जुड़ी हुई नहीं थी। टॉपिक हम देख रहे हैं उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध। ठीक है, अब बात आएगी अगर नहीं था तो फिर वो किस दौर से गुजरा, संक्रमण काल के दौर से। संक्रमण काल कहाँ, रोमानियत से कहाँ जा रहा है, ये यथार्थवाद में जा रहा है, और ये संक्रमण का काल है। ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई प्रारंभिक जो उपन्यास थे वो कैसे थे। तो 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर निकल के आते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो जासूसी भरे थे और दूसरे थे क्या, काल्पनिक किस्म के थे। मतलब जासूसी कहानियां और काल्पनिक किस्म के उपन्यास ही पहले लिखे जाते थे। विश्व का पहला उपन्यास कौन सा था, पामेला। सैमुअल रिचर्डसन का ये उपन्यास था। इसमें रोमांच का क्या देखा जाता है,
उच्चतम स्तर। तो आप बोल सकते हो, देखो ट्रांजिशन कैसे हुआ, मैं एक बताने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या था, रोमांच प्लस जासूसी, फिर संक्रमण काल आया, फिर क्या आया, संक्रमण काल आया, और फिर क्या हुआ, यथार्थवादी हुआ। यथार्थवादी उपन्यास की ये यात्रा रही है, ठीक है, उपन्यास की ये यात्रा रही है, ठीक है। हिंदी के उपन्यासों की बात करें तो पहला उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु को अलग से शॉर्ट नोट हम देखेंगे। और जैसे जो कहानी में मैंने आपको लिखाया था हिंदी की पहली कहानी, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, इसी प्रकार ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको अपने नोट से। हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास, इस पर आपको शॉर्ट नोट 10 अंक का लिखना है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बात इन आगे बढ़ते हैं कि हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद, अब जो शुरू हो रही हैं चीज़ें वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था कि हिंदी की बात कर रहे हैं, अब उपन्यास और यथार्थवाद की बात नहीं कर रहे, अब बात करें हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद। तो उपन्यास जो यात्रा है हिंदी की, वो पाश्चात्य उपन्यास परंपरा को क्या करेगा, का अनुगमन करेगा, ठीक वैसे ही करेगा, ठीक वैसा ही हिंदी उपन्यास ने किया जो पाश्चात्य के उपन्यास ने या नोवेल परंपरा ने किया। तो शुरू आरंभिक उपन्यास कैसे होंगे, यथार्थवादी होंगे क्या, बताओ, नहीं, यथार्थवादी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, रोमांचकारी होंगे, काल्पनिक होंगे, नैतिक उपदेश का ढांचा होगा इसमें, उपदेशात्मक होगा। देखो कहानियों में भी यही चीजें थी, कथा तत्व नहीं था, कथा के तत्वों की कमी थी, याद करो, लिंक करने की कोशिश करो, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। फिर यथार्थवाद का तत्व क्या होगा यहाँ पर, या तो अनुपस्थित होगा या बहुत ही कम होगा। तो अब अपने को देखें, अगर हम बात करें आरंभिक जो उपन्यास हैं, 3 कालों में देखो उपन्यास को बांटा गया है। आगे जब हिंदी उपन्यास की यात्रा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी केवल ये याद रख लो। जैसे कहानी में क्या क्या था, याद करो, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंद प्रसाद युग के बाद का युग, उसके बाद में नई कहानी का युग, उसमें कई सारे हमने कहानियों के प्रकार पढ़े थे, एक दुनिया समानांतर भी वहीं थी। ऐसे ही उपन्यास की जो यात्रा है उसमें कौन आएंगे, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पश्चात और प्रेमचंद के दौरान, एक तो ये विभाजन हो गया, और एक वही नई कहानी वाला जो नए दौर के उपन्यास, वैसे ही यहाँ पर भी विभाजन देखने को मिलता है। तो आरंभिक जो उपन्यास थे जो प्रेमचंद के पूर्व के थे, उसमें जैसे परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास, जिसपे शॉर्ट नोट मैंने आपको लिखने को दिया है, हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। अब इसकी 1-2 विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, जो अगर पूछे तो आरंभिक उपन्यासों की श्रेणी में आप इसके बारे में लिख सकें। तो ये क्या है, आख्यान परक शैली में लिखा गया है। और जो मैंने शुरू में बताया था, क्या जो पुराने उपन्यास थे यथार्थवाद का तत्व कम था, तो क्या ज़्यादा था, रोमांच ज़्यादा था, उपदेश ज़्यादा थे, नैतिक परक जो उपन्यास थे वो तत्व इनमें क्या था, ज़्यादा था। ऐसे ही और जो उपन्यास हैं वो हैं जैसे भाग्यवती, श्रद्धाराम फिलोरी का एक उपन्यास है भाग्यवती, एक पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जिठानी की कहानी। तो इनके बारे में भी लिख सकते हो। 2-3 आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, 3 एग्जाम्पल ये काफ़ी हैं। कि प्रेमचंद पूर्व की अगर हम बात करें तो उस दौर के उपन्यासों में रोमांच तत्व अधिक देखने को मिलता था, यथार्थ तत्व या तो अनुपस्थित था या काफ़ी सीमित मात्रा में उपस्थित था। ऐसे उपन्यासों में उपदेश तत्व की प्रधानता देखने को मिलती थी। इस टाइप से आपकी लाइनें होंगी, ठीक है। प्रेमचंद पूर्व में यथार्थवाद क्या होगा, नहीं होगा, बहुत सीमित तौर पे होगा। थोड़ा बहुत अगर देखना है तो एक घराऊ घटना करके उपन्यास है, उसको पहला यथार्थपरक उपन्यास कहा जा सकता है। उसमें क्या बताया था कि मध्य वर्ग के साधारण व्यक्ति के दैनिक जीवन का यथार्थ एवं प्रमाणिक चित्रण किया गया था। तो घराऊ घटना, तो बेसिकली प्रेमचंद पूर्व में हमें 4 उपन्यास याद रखने हैं। एक तो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास जिसका नाम है परीक्षा गुरु, दूसरा हो गया भाग्यवती श्रद्धाराम फिलोरी का,
तीसरा हो गया पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, और चौथा है जो थोड़ा बहुत यथार्थपरक है वो है घराओ घटना। इतने से आपका आंसर का काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद कर लेंगे। मैं इसको, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, MTR, तो इसको मैं MTR कर देता हूँ। आप भी अपने नोट्स में MTR कर लो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो समझ लीजिए MTR क्या है। MTR का मतलब है मुझे तुम रटो। क्या है? मुझे तुम रटो। ये आपका हो गया MTR। 3-4 MTR मैंने आपको बताए, ये चारों MTR कर लो। ठीक है, अपने नोट्स में ये चीज़ें हाईलाइट कर लो और इन पर रट्टा मार लेना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व में यथार्थ पर आ गई कि क्या यथार्थ टाइप के यथार्थवाद कैसा था प्रेमचंद से पहले। अब बात करते हैं प्रेमचंद में। तो प्रेमचंद में तो आप आराम से लिख देंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रेमचंद के तो सारे ही उपन्यास यथार्थवादी हैं, वो सारे आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, पर ये डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर भी देख लीजिए सामाजिक समस्याएं क्या थी, केंद्र में थी प्रेमचंद के उपन्यासों में। सेवा सदन, गोदान। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या बताई है। गोदान में लगभग सारी समस्याओं का चित्रण किया गया है। पूरी यथार्थपरक शैली में प्रेमचंद जी लिखते हैं। इनके और उपन्यास भी जब हम देखेंगे तो आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हो। फिर बात आती है प्रेमचंद पश्चात। प्रेमचंद पश्चात ऑब्वियसली अगर यहाँ पे यथार्थवाद शुरू हो चुका है पूरे तरीके से, तो ये क्या होगा, आगे कंटिन्यू होगा। तो अगर भारत में कहें, हिंदी उपन्यासों में कहें, तो यथार्थवाद कहाँ से शुरुआत होती है? प्रेमचंद युग से इसकी पूरी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर प्रेमचंद पश्चात में भी ये परंपरा क्या रहेगी? जारी रहेगी। ये परंपरा क्या रहेगी? जारी रहेगी। दृष्टिकोण कैसा रहेगा? साम्यवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी। ये बाद की धाराएं चली थी जो साहित्य में देखने को मिलती है, हर जगह देखने को मिलती है। इसमें क्या होगा? सामाजिक यथार्थ, समाजवादी यथार्थ, मनोविश्लेषणवादी यथार्थ। मनोविश्लेषणवादी यथार्थ का मतलब ये हो गया, मन में जैसे भी थॉट्स चल रहे हैं उसको हूबहू कागज पर ले आना, वो मनोविश्लेषणवादी यथार्थ कहलाता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण विमर्श भी देखने को मिलते हैं, वो है स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। स्त्री के संबंधित चर्चाएं की गई हैं और दलितों से संबंधित मुद्दों के बारे में बात की गई है। तो यथार्थवाद इस तरीके से अगर हिंदी उपन्यास धारा में देखा जाए तो देखने को मिलता है। केवल ये वाला पार्ट पूरा हमने कवर नहीं किया है, बाकी के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मटेरियल आपके नोट्स में उपलब्ध है। ठीक है, इससे आप उत्तर लिख सकते हो उपन्यास और यथार्थवाद पर कोई सवाल आता है तो पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस का था, वापस अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो उपन्यास और यथार्थवाद वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास का विकास, तो मैंने आपको अभी बताया कि हिंदी उपन्यास का विकास को किस तरीके से देखोगे। पहले तो आएगा प्रेमचंद पूर्व फर्स्ट, सेकंड आएगा प्रेमचंद का काल, थर्ड आएगा प्रेमचंद पश्चात। इसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 काल विभाजन हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे ही हमने हिंदी कहानी का भी पढ़ा था, तो वो पैरेलली आपको याद होना चाहिए। उसमें प्रेमचंद की जगह यहाँ कौन आ जाते हैं? यहाँ पे प्रसाद जी भी आ जाते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद प्रसाद का काल और प्रेमचंद के बाद का काल, उसमें मनोविश्लेषणवादी धारा वगैरह हमने सारी पढ़ी थी। अब देखते हैं हिंदी उपन्यास का विकास, प्रेमचंद पूर्व काल। ठीक है, तो देखो कीवर्ड्स वही रहेंगे, अब एग्जाम्पल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या मानसिकता थी? सुधारवादी, नैतिक, उपदेशात्मक, रोमांच भरे थे। तो रोमांच को इन्होंने क्या कर दिया? मनोरंजन परक कर दिया है। मनोरंजक परक और सुधारवादी मानसिकता से भरे हुए उपन्यास थे। अब बात आएगा कि किस चीज पर उपदेश देते थे। तो देखिए किस पे देंगे, उस टाइम पे क्या प्रभावी था? आपको भी पता है उस टाइम पे धर्म प्रभावी था, हर जगह धर्म का प्रभाव अधिक था। तो या तो ये धार्मिक सुधार से प्रेरित होंगे या किससे प्रेरित होंगे? नवजागरण का काल होगा तो नवजागरण की से प्रेरित होंगे। इसमें कौन कौन थे? तो देखिए भारतेंदु मंडल,
एवं श्रद्धाराम फिलोरी। श्रद्धाराम फिलोरी का भी हमने एक उपन्यास ऊपर चर्चा की है। देखिए कौन सा था वो, जो MTR में मैंने आपका कहा था, भाग्यवती। क्या कहा था? भाग्यवती। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख रचनाकार थे, परीक्षा गुरु भाग्यवती। तो देखिए वही एग्जाम्पल है आपको। देखिए हर किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा तो देखो याद करना ही होता है, कुछ चीज़ें तो याद करनी होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत आपके हो सकता है नोट्स में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हो, 3-4 पकड़ो और उन्हीं को घुमा घुमा के हर जगह जहाँ यूज़ कर सकते हो वहाँ यूज़ करो। तो परीक्षा गुरु और भाग्यवती वापस यहाँ पर आ गया है उदाहरण के रूप में। ठीक है, उसके बाद में है मनोरंजन परक। मनोरंजन परक में 2 तरह के देखने को मिलते हैं, एक तो तिलिस्मी एयारी और एक है जासूसी। तिलिस्मी एयारी का मतलब क्या है कि जादुई किस्म का जो प्रभाव छोड़ जाए, है ना। जैसे हैरी पॉटर की कहानियां पढ़ी हैं आपने, हैरी पॉटर का जो उपन्यास है वो थोड़ा थोड़ा तिलिस्मी एयारी किस्म का उपन्यास आप कह सकते हो। तो इसका जो कथानक होगा वो कैसा होगा? जादुई किस्म का होगा। अब देखो जादू क्या होता है, जादू में कोई लॉजिक लगता है क्या? कोई लॉजिक नहीं लगता, लॉजिक से पार होता है, तभी उसको हम क्या कहते हैं? जादू कहते हैं। तो यहाँ पर कारण और कार्य में क्या दिखेगी? असंगति दिखेगी। कारण और कार्य एक साथ संगत नहीं नजर आएंगे। ठीक है, फिर जादू में क्या होगा? जो नायक होगा वो क्या होगा? अति प्राकृतिक शक्तियों से क्या होगा? युक्त होगा। हैरी पॉटर भी क्या था? बहुत ज़्यादा शक्तियों से युक्त है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही हिंदी साहित्य का बहुत ही पॉपुलर उपन्यास देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता देखने को मिलता है। इसकी कहानियाँ आपने देखी होंगी, बचपन में देखी होंगी, टीवी पे भी आता था चंद्रकांता। तो ये देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक किस्म के तो ये हो गए, किसमें? तिलिस्मी या एयारी या जादुई किस्म के जो उपन्यास हो गए, एक धारा तो ये हो गए। दूसरी हो गए जासूसी टाइप के, जो कैसे होंगे? रोमांचकारी होंगे। इसके 2 उपन्यास याद रख लो, सरकटी लाश और जासूस पर जासूसी। कितना प्यारा नाम है, जासूस पर जासूसी, याद ही रह जाएगा। एक बार आपने सुन लिया, 2 बार आपने सुन लिया, याद रहेगा ये। और एक सरकटी लाश। ये देखो, ये जासूसी उपन्यास अगर आपने देखे हो, रेलवे स्टेशन पर नहीं बिकते क्या वो? जिसपे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, एक मूवी भी बनी हुई है जिसपे बहुत ही उपन्यासों की बात की गई है, इसी टाइप के जासूसी उपन्यासों की। ये उस टाइप के उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक तीसरी धारा भी देखने को मिलती है, वो है ऐतिहासिक। इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली इतिहास का प्रयोग होगा, इतिहास पर आधारित उपन्यास लिखे गए हैं। टॉपिक मुख्य रूप से क्या होंगे? या तो नवजागरण परक चेतना वाले होंगे या नारी पुरुष रोमांस के लिए ये उपन्यास बनाए जाएंगे। लेकिन इसमें कमियां क्या देखने को मिली है? एक तो इतिहास बोध क्या है? परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है, परिपक्वता देखने को नहीं मिलती। देखिए ऐतिहासिक जो कहानियां हैं वो जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी हैं, लेकिन उनका जो इतिहास बोध है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। उनका इतिहास बोध बहुत प्यारा है। जैसे नाटक में जब हम स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उनका इतिहास बोध बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। और ऐसे उपन्यासों में भी यथार्थ का क्या होगा? अभाव देखने को मिलेगा। इसमें एक उपन्यास जो ध्यान रखना है वो किशोरी लाल गोस्वामी का है, रजिया बेगम। रजिया बेगम। ठीक है, 3 धाराएं हुई, तीनों के 1-1, 2-2 उपन्यासों के उदाहरण हो गए। और महत्वपूर्ण क्या विशेषताएं होगी, इतने से हमारे नोट्स का काम चल जाता है, इससे ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर बात आती है प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास है उनके बारे में। तो देखिए ये महत्वपूर्ण ये जो लाइन है ये हमने कहानी में भी पढ़ी थी, पर ये उपन्यास के लिए लिखी गई थी कि उपन्यास प्रेमचंद ने उपन्यास की कर्म भूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। प्रेमचंद का एक उपन्यास का नाम कर्म भूमि है, एक का नाम कायाकल्प है। तो इसलिए भी ये जो वाक्य है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कोटेशन को हर जगह यूज करो, कहानी आए तो कहानी में यूज करो, उपन्यास को हटा के इसको कहानी कर दो। ठीक है, और उपन्यास आए तो उपन्यास में ये लिख दो। यहाँ से आप उत्तर की शुरुआत भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यथार्थवाद पे भी आता है तो वहाँ भी आप इस कोटेशन को यूज करते हुए भी उत्तरवाद की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। वो कोटेशन है कि पश्चिम में जो संक्रमण काल कौन सा मैंने आपको समझाया, कौन सा संक्रमण काल? रोमांच, उपदेशात्मक या नैतिकता से लेकर यथार्थवाद तक की जो यात्रा है उसके बीच का काल क्या कहलाता है? संक्रमण काल। पश्चिम में वो कितने साल का था? 125 साल का था।
वो प्रेमचंद के आने से भारतीय हिंदी साहित्य में केवल कितने वर्षों में सिमट गया? 20 वर्षों में। मतलब एक ही झटके में प्रेमचंद ने भारतीय उपन्यासों को रोमांच और नैतिक उपदेशात्मक ढांचा से निकालकर यथार्थवाद की तरफ उन्मुख कर दिया। ये कंट्रीब्यूशन है किसका? प्रेमचंद जी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत प्यारी लाइन लगती है, बहुत ही अच्छी लाइन है, और ये उस उदाहरण को मैं काफ़ी जगह काम में लेता हूँ। मैं चाहूँगा आप भी इसको, मुझे ऊपर वाले से ज़्यादा प्रभावी ये वाला कोटेशन लगता है, दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं? सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, कायाकल्प मैंने बताया, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या दे रहा हूँ मैं? आप इनके बारे में 5-5 पंक्तियाँ लिख लो नोट्स में। 5 पंक्तियाँ किस बारे में उपन्यास हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क। फिर आता है इनके अन्य उपन्यासकार जो प्रेमचंद युग में ही हैं। हालांकि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि ऐसा लगता नहीं कि उसके में कोई और होना चाहिए, पर युग तो था ही, तो और उपन्यासकार भी होंगे। तो और देखिए कौन है, जैसे शिवपूजन सहाय है, इनका एक उपन्यास था देहाती दुनिया। देखिए आजकल जो यूपीएससी पूछ रहा है ना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से बाहर पूछ रहा है। तो कल को ये पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों के बारे में बताएं, तो वहाँ पर आप प्रेमचंद की चर्चा नहीं कर सकते, आपको अन्य उपन्यासकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रेमचंद की परंपरा में एक तो कौन हो गए? शिवपूजन सहाय। एक मनोवैज्ञानिक परंपरा जो कहानी में भी देखने को मिलती थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रसाद जी कर रहे थे, है ना। तो प्रसाद जी को भी आप लिख सकते हो। प्रसाद जी का 2-3 उपन्यास हैं, उनमें से कंकाल और तितली को याद कर सकते हो। इनकी बारे में भी 5 पंक्तियाँ नोट कर लेना भाई। निराला जी का अप्सरा, अलका और प्रभावती, नारी से रिलेटेड ये उपन्यास हैं। ये 3 उपन्यास उनके भी लिखे हुए हैं। तो अन्य उपन्यासकारों में इनकी चर्चा की जानी चाहिए। तो ये काम भी आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। ठीक है, फिर बात आई, ये तो हो गया प्रेमचंद वाला। तो प्रेमचंद में हमने क्या किया? 2 तो कोटेशन देख लिए। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता करना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मत उम्मीद करो कि भाई सारा सरी बताएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, प्रेमचंद तक। कल के वीडियो में या आने वाले वीडियो में हम प्रेमचंद के पश्चात वाले युग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार है। यहाँ तक जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके अपने नोट्स में ऐड कर लो। अगर कुछ लोग शेयर करते हैं तो हम बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबका भला होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नॉलेज हमेशा शेयर करने से ही बढ़ता है। जो पहली बार आए हैं इस वीडियो को देखने, वो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस पर सारे हमारे नोट्स, सारा शेड्यूल, सारी चीज़ें उसी पर उपलब्ध हैं। और कोई अगर आपका इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।